स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बहुत ही दिलचस्प बहस चल रही इस वक्त कि उत्तर प्रदेश में अंतर कलह क्यों चल रही, कौन जिम्मेदार है और उसके कारण भी बीच में इसमें शामिल कर लिए गए। अवधेश जी और अभय जी की बारी। अवधेश जी बताइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, नेताओं के बीच भी अगर मतभेद होते हैं तो पार्टी के पूरी स्थिति का परिचायक होता है। नेता अकेले नहीं होता है, उसके साथ सबके साथ कार्यकर्ता है, नीचे की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूं कि आम टर्मिनोलॉजी में एक सामान्य पार्टी नहीं है, वो एक संगठन परिवार के साथ है वो पार्टी। तो उसमें संगठन परिवार के भी लोगों का मनोभाव होता है। देखिए, अभय जी ने जो कहा, हालांकि हमारा विषय अलग था, लेकिन थोड़ा बहुत जो अभय जी ने जो कहा है उसमें एक ही बात है जिसके मैं स्वीकारता हूं, और पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दलितों के वोट का एक हिस्सा संविधान और आरक्षण के भय से बीजेपी के विरुद्ध गया, वो गया उसके पक्ष में। लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं ना, वही बात होती है कि अगर आपका कार्यकर्ता अपनी सत्ता को अपना नहीं मानता है, सत्ता का मतलब केवल मैं मुख्यमंत्री सरकार की सत्ता नहीं, पार्टी की भी सत्ता, पार्टी के भी शीर्ष लोगों के साथ उसके अगर संपर्क संवाद नहीं है कि वो अपनी शिकायत पहुंचा सके, तो नैरेटिव जो बनता है उसका खंडन स्थानीय स्तर पर नहीं होता है। दूसरा जो देखिए, इसमें हम ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, निश्चित रूप से हारी है वो। अगर आपके पास कुल मिला के 36 सीटें हैं और उधर अगर 43 सीटें हैं तो अंतर तो है ही ना। विधानसभा चुनाव हो तो उसका मतलब पराजय है। लेकिन ये कह देना कि वो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी हो गई तो इतने से 41.5% वोट नहीं आता है। 2014 में भी उसके इतने ही वोट थे। 2014 का वोट उसका उस मायने में इंटैक्ट है, एक हिस्सा गया है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इस बार रहा है कार्यकर्ताओं के निरपेक्ष होने का या कार्यकर्ताओं के नाराज होने का, उदासीन होने का, उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सरकार की संवेदनहीनता तो है ही है कि सत्ता के साथ छोटे छोटे आपके काम नहीं, कोई पूछ नहीं, पार्टी के साथ भी उस प्रकार से नहीं। लेकिन कैंडिडेट्स इस बार जो सिलेक्शन में थे उनको भी कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे थे। जिसको कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं, अगर वो कैंडिडेट और समर्थक आप लाते हैं, इस कारण को मत बोलिए कि ये केवल जाति के आधार पर हुआ है। अब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में स्टेट में पहले 5 की लिस्ट बनती है, कोर कमेटी 3 करती है, वो 3 सेंटर में भेजा जाता है। जिसको नहीं मालूम हो, क्योंकि बीजेपी में ऐसे नहीं होता है कोई एक आदमी चयन कर दे, नीचे से ऐसे ही जाता है। तो 3 में जो है, ये बात साफ था, मैं नाम लेके कह रहा हूं कि यह बात उत्तर प्रदेश में साफ था कि संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, लल्लू सिंह, ऐसे कई नाम थे कि इनके बारे में ये चुनाव हार सकते हैं, इनके पक्ष में अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन अब उसमें एक बार जब तय हो गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट दे दिया है, तो वो हुआ है, वो पराजित हुए हैं। तो कैंडिडेट्स जो है ना, इस बार एक बड़ा कारण रहा है उत्तर प्रदेश में कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन गलत कैसे हुआ, क्या हुआ, वो उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अभय जी का जो एक विश्लेषण है कि उन्होंने वायदा किया था वो छूट गया, अभी उस स्थिति में बीजेपी नहीं पहुंची है। अभी दलितों का भी, पिछड़ों का भी एक बड़ा वोट मिला है। इवन अगरों में बहुत सारे वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं। अगर लोगों ने जहां ब्राह्मण खड़ा है, अगर बसपा में ब्राह्मणों को वोट दे दी, ब्राह्मण दे रहे हैं, अगर जहां राजपूत खड़ा है वहां राजपूत दे रहे हैं, तो ये तो चुनाव में इस प्रकार से हुआ है इस बार। बीजेपी ने, अंतिम लाइन में बोल रहा हूं, यह बात सही है कि बीजेपी के अंदर जो अभी तक अध्यक्ष की रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट खंड खंड में बातें आ रही हैं। लेकिन अब चूंकि लंबे समय बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी बैठ रहे हैं जगह जगह, संगठन मंत्रियों का सम्मेलन आपको मालूम है हो रहा है दिल्ली में, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होनी है। तो आने वाले समय में बीजेपी में चर्निंग होगी। और आप शायद ये देख नहीं रहे हैं कि 10 सालों के बीजेपी का जो वर्क कल्चर था, उसमें पिछले 10 दिनों में बदलाव कुछ रेखांकित हो रहा है। जी ठीक है। अभय जी, इस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि आपकी कई बातों को बाकी डॉक्यूमेंट में रेफरेंस में लिया है, और साथ ही अभी ये 10 विधानसभा चुनाव का टेस्ट केस यहीं पे हो जाएगा। नहीं, उपचुनाव तो कोई टेस्ट केस नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसमें रिकवरी करती है, भरपाई करती है, उसकी वापसी करती है, ये तो अगले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। ओके। हाँ, मैं नहीं मानता हूं कि ये उपचुनाव में पता चलेगा। उपचुनाव में तो अगर मान लीजिए भाजपा कुछ ज्यादा जीत जाती है या कम जीतती है, तो उसका मीडिया में हंगामा काफी होगा, चर्चा काफी होगी। लेकिन मैं उसको एक बहुत ही ठोस वजह नहीं मानूंगा। लोग प्रतीक्षा करेंगे
विधानसभा चुनावों की, न केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, बल्कि अभी जो अगले साल के अंत तक 6 विधानसभाओं में जो चुनाव होने हैं, उनको लोग देखेंगे, उन पर निगाह रखेंगे। यहां तक कि भाजपा के साथ जो घटक दल हैं वो उन पर निगाह रखेंगे। उन चुनावों में भाजपा का जो प्रदर्शन होगा उसके आधार पर वो तय करेंगे कि भाजपा रिकवरी कर रही है या नहीं कर रही है, या उसका ग्राफ रुक के फिर से ऊपर चढ़ना शुरू होगा, या इसी तरह लगातार नीचे गिरता रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मैं अवधेश जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है उसमें कुछ क्षरण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक आधार बिखर गया हो। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि ये जो क्षरण हुआ है, ये क्षरण क्यों हुआ है, इसके कुछ खास कारण है। जैसे कि, और इसमें कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है इस क्षरण में, केवल नेताओं की भूमिका है, और वो भी शीर्ष नेताओं की भूमिका है। उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी नहीं है, दिल्ली के नेताओं की भूमिका है उसमें। देखिए, जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और किरण रिजिजू जो तत्कालीन कानून मंत्री थे, उन्होंने सारे देश में घूम घूम कर 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये मुहिम चलाई कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा नाम की कोई चीज, ऐसी कोई पवित्र चीज नहीं होती है। संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला। वो संविधान संशोधनों की चर्चा नहीं कर रहे थे। संविधान संशोधन तो बहुत सी पार्टियों ने किए हैं, बीजेपी ने किए हैं, आगे भी होते रहेंगे। संविधान संशोधन का मतलब संविधान बदलना नहीं है, वो तो होते ही रहते हैं। संविधान में जरूरत के मुताबिक संविधान संशोधन होंगे ही संविधान में। संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे को बदल देना चाहिए। वो कोई अपने आप में सैक्रोसेंट या पवित्र चीज नहीं है, क्योंकि इससे जो चुनी हुई सरकार है उसके काम करने में दिक्कत आती है उस ढांचे से। भाजपा की सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी इसके हेड, जिसके मुखिया हैं, उसने इस बहस को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि सारे देश में चलवाया। भारत के उपराष्ट्रपति और मोदी सरकार के कानून मंत्री दोनों ने यह बहस चलाई। उसके बाद जैसे ही मोदी ने 400 पार का नारा दिया, तमाम लोग, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े वगैरह वगैरह, तमाम लोग उसको बोलने लगे। अच्छा, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बहसें होती हैं, जो मतदाता उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, वो केवल बुद्धिजीवियों के या पत्रकारों या समीक्षकों के बीच में चर्चा होती है। सब लोग इन चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, वास्तविक जमीन पर जो क्या हो रहा है उसके साथ उनका संबंध जोड़ते हैं, और उससे एक अपना तरीके से एक निष्कर्ष निकालते हैं। इन चीजों से फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो 60 के दशक से जो पिछड़ा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, केवल कल्याण सिंह की जो बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह झगड़ा हुआ था, उस छोटी सी अगर अपवाद स्वरूप अवधि को छोड़ दिया जाए, तो आज तक लोधी समुदाय ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जिस तरह यादव समुदाय ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को या उससे पहले सोशलिस्ट पार्टी को वोट दिया है, उसी तरह इस बार लोधी समुदाय ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। पासी समुदाय, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी भी नहीं था, जो दलित समुदाय है, जो जाटुओं के बाद सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर समुदाय है उत्तर प्रदेश का संख्यात्मक दृष्टि से, हालांकि जाटुओं से बहुत कम है उसकी संख्या, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये एक संकेत मिलता है कि ये कमजोर जातियां जो हैं, उन्होंने किस तरीके से सोचना शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अंतिम रूप से भाजपा से हट गई, हो सकता है दोबारा फिर से भाजपा में वापस आए। ये निर्भर इस बात पर करता है कि भाजपा इस तमाम मसलों को किस तरह संबोधित करती है और किस तरह अपने रवैये में संशोधन करती है। जी, यही तो पॉइंट था जो अब आइए ना, सही फिर से आगे पटरी डिबेट देखिए कि आपने नहीं, लेकिन नीरज जी किरण रिजिजू ने, नहीं नीरज जी, ये इस बात का मैं प्रतिवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए कोई बहस कराई थी। ये भी एक जो है ना, मैं फिर उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। अभय जी के हमारे मतलब हम लोग बहुत डिबेट में रहे, पुराने हमारे मित्र हैं, लेकिन ये जो इस देश का एक सेकुलर खेमा जो है ना, ये इसमें कब चली है ये बहस? ये कभी भी इस देश में बुनियादी ढांचे को लेके किरण रिजिजू जी को हटाया गया, क्योंकि वो जजों पर टिप्पणी कर चुके थे। जी, तो ये तो बिल्कुल पता नहीं कहां से खबर आ गई है, कहीं से भी आई हो खबर, लेकिन ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का खंडन नहीं कर पाए। ये तो मान लो ना आप। अगर मैं मान लूं कि बात है, लेकिन नहीं, दूसरी बात नहीं, असली बात वही है। सुनिए नीरज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विषय नहीं, अभय जी कह रहे हैं कि ऐसा चलाया गया। मैं एक मिनट सर सुनो ना मेरी, अरे अवधेश जी समय एकदम समाप्त हो रहा है। अवधेश जी सर, समय समाप्त हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आवाज अड्डा या किसी और तक चैनल की डिबेट देख के वोटर मन नहीं बनाता, ये गलतफहमी दूर से कर दी सब लोग। पहले तो
वो व्यक्ति जिसको गांव में जाके जो समझाता है उससे वोटर मन बनाता है, और जो समझाने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं गए कि ये एक नैरेटिव चल रहा है। मोहन भागवत के बयान पर बिहार में आप झेल चुके थे, उसके बावजूद अगर आप घर में बैठे रहे, नहीं कन्विंस कर पाए और ये चल गया तो चल गया, फिर हार गए, उसमें क्या कहा संकोच, हार गए तो हार गए, देखा जाएगा अगली बार। और मतदाता हमेशा एक तरफ मन नहीं बनाता। अभय जी की बात सही है, कल को आप अपनी बात समझा ले जाइए तो उधर जाएगा, लेकिन ग्राउंड का जो कार्यकर्ता है, फुट सोल्जर है, उसने काम नहीं किया। ये सच है, वो किस कारण से नहीं किया, ये बहस अभी चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।